हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। इस वीडियो में हम मनुष्य के पाचन अंगों को नहीं समझेंगे। हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो पाचन अंग होते हैं उसमें से कौन सी एंजाइम निकलती है अर्थात स्रावित होती है और किस तत्व को या किस पदार्थ को वह पाचन में सहायता करती है। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इसमें हम पढ़ेंगे पाचन, जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है भौतिक पाचन या जिसे यांत्रिक पाचन कहते हैं। दूसरा होता है रासायनिक पाचन। तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। अर्थात जो मनुष्य में पाचन होता है उसमें कौन कौन सी क्रिया इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है, उसको समझते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है वह होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी सबसे पहले जब पाचन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाएगा। ठीक है। उसी को बोला जाता है अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि भोजन का जो भी जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन जो होते हैं जटिल पदार्थ या अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो घुलते नहीं हैं आसानी से, उन्हें क्या होता है भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसे घुलनशील अर्थात सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। अर्थात कहाँ टूटता है वह शरीर के अंदर। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पाचन। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि वे भौतिक और रासायनिक क्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ओके। आगे देखते हैं हम लोग मनुष्य में भोजन की पाचन की क्रिया दो भागों में बांट सकते हैं। यानी मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है उस क्रिया को दो भागों में आप बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है वह है यांत्रिक या भौतिक पाचन। तो इसमें भोजन को चबाना शामिल रहेगा। आमाशय में भोजन की लुगदी बनना होगा। ठीक है। आहार नाल में क्रमांकुचन, गति के कारण भोजन को आगे खिसकना आदि सम्मिलित है। यानी कि यांत्रिक या भौतिक पाचन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। जैसे आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसे चबाते हैं, भोजन में उसका लुगदी बनता है। ठीक है। आहार नाल में क्रमांकुचन के कारण भोजन नीचे की तरफ यानी पेट की तरफ आमाशय की तरफ भोजन का पहुंचना, ये सारी जो गति होती है, ठीक है, या क्रिया होती है, ये सब शामिल होती हैं भौतिक पाचन के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक पाचन। इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के एंजाइम जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि जो रासायनिक पाचन होता है इसमें जो रासायनिक एंजाइम होते हैं या रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वह जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उसे सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है। आगे रासायनिक पाचन निम्नलिखित पदों में संपन्न होता है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है कि मुख गुहिका में पाचन। ठीक है। तो मुख गुहिका में पाचन क्या होता है इसे समझते हैं। मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो मंड को शर्करा में बदल देता है। यानी कि मुख गुहिका में पाचन किस तरह से होता है रासायनिक पाचन। तो उसमें क्या होता है कि लार होती है। ठीक है। लार में से क्या निकलता है टाइलिन नाम की एक एंजाइम निकलती जो मंड को शर्करा में बदल देती। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मंड को शर्करा में कौन बदलता है तो टाइलिन बदलता है। ओके। नेक्स्ट आपका ग्रास नली में पाचन। तो ग्रास नली में रासायनिक पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाई जाती है। यानी जो ग्रास नली होती है यानी आमाशय और मुख गुहिका को जोड़ने वाली जो नली होती है उसी को बोला जाता है ग्रास नली। ठीक है। तो ग्रास नली में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है इसलिए इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ओके। आगे देखते हैं हम लोग आमाशय में पाचन। तो आमाशय में जठरस निकलता है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं जो निम्नलिखित भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो आमाशय में पाचन होगा तो आमाशय में आपने पढ़ा है
तीन भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक और एक होता है पाइलोरिक। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है कि जठर ग्रंथियां होती हैं, इसमें से जठर रस निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जठर रस में कौन कौन सी एंजाइम या केमिकल्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले जो है HCl, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं HCl। ठीक है, अब HCl क्या करता है, जो पेप्सिनोज होता है वह निष्क्रिय होता है। ठीक है, पेप्सिनोज जो होता है वह निष्क्रिय होता है, इसे किस में बदल देता है, सक्रिय में बदल देता है, यानी पेप्सिन में बदल देता है। तो ठीक है, तो HCl का काम क्या होता है कि पेप्सिनोज को पेप्सिन में बदल देता है। इसी तरह पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना और पॉलीपेप्टाइड में बदलना। उसी तरह रेनिन नाम की एक एंजाइम होती है जो कि दुग्ध प्रोटीन अर्थात केसिन को पैरा केसिनेट में चेंज कर देती है। ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए कि HCl का कार्य क्या होता है, पेप्सिन का कार्य क्या होता है, रेनिन का कार्य क्या होता है। और नेक्स्ट है आपका लाइपेज। जो लाइपेज होता है वह वसा पर कार्य करता है, वसा को डाइजेस्ट अर्थात तोड़ देता है ट्राइग्लिसराइड में। ओके, तो इतनी बात क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि जो अमाशय में पाचन होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं या केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि भोज्य पदार्थों को पाचन में सहयोग करते हैं। तो HCl जो होता है पेप्सिनोज को पेप्सिन में बदलता है। ठीक, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। और रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन को पैराकेसिनेट में, और वसा को लाइपेज जो होता है वह ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है अर्थात तोड़ देता है। नेक्स्ट है आपका छोटी आंत में पाचन। देखिए, छोटी आंत में यकृत से पित्तरस तथा अग्नाशय से अग्नाशयिक रस आकर पाचन क्रिया में सहायता करता है। यानी जो छोटी आंत होती है, जब भोजन वहाँ पे पहुँचता है छोटी आंत में, तो जो लीवर होता है उससे पित्तरस निकलता है, आके मिलता है, और अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर के उस भोजन में मिलता है जो छोटी आंत में पहुँचता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले अग्नाशय रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं। तो इसमें देखिए एंटीरोकाइनेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबका काम क्या है, तो आप यहाँ से देखिए जो एंटी एंटीरोकाइनेज जो एंजाइम होती है वह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देती है। अब एक ट्रिप्सिन एंजाइम होती है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करती है। उसी तरह काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देती है अर्थात डाइजेस्ट कर देती है, तोड़ देती है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये होता है पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं उसे अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, यानी दोनों को जोड़ के। नेक्स्ट है एमाइलेज जो होता है वह मंड को डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह से जो लाइपेज होता है वह वसा पे क्रिया करके वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे है आंतरी रस। ठीक है, तो आंतरी रस यानी आंत से कौन कौन से रस निकलता है, तो सुक्रेज एंजाइम होता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। उसी तरह लैक्टेज जो होता है वह लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो माल्टोज का कार्य इस तरह माल्टोज जो है माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज कर देता है। एरेप्सिन जो होता है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। और उसी तरह न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में कन्वर्ट करता है। और उसी तरह लाइपेज जो होता है वह किस में कन्वर्ट कर देता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा है भोजन का अवशोषण। तो देखिए, मनुष्य की छोटी आंत के मध्यांतर और शेषांत्र में आंतरिक स्तर पर उपस्थित रसांकुर में रुधिर व लसिका कोशिकाओं का जाल होता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप समझिए इसको, जैसे छोटी आंत होती है ऐसे ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही से हम बना देते हैं आपको समझने के लिए। अब इसके क्या कह रहा है यहाँ पे समझना है वर्ड टू वर्ड कि मनुष्य की छोटी आंत के मध्यांतर एवं शेषांत्र में आंतरिक स्तर पर उपस्थित रसांकुर होता है। अब मध्यांतर क्या होता है, मध्य वाला भाग, शेषांत मतलब शेष भाग। ठीक है, जो बड़ी आंत से जाके जुड़ता है। अब इनके अंदर एक अंगुली नुमा उभार नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम रसांकुर कहते हैं। तो रसांकुर में क्या होता है कि लसिका
और रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। कोशिकाओं में समझ लीजिए, केशिकाओं का मतलब होता है पतली पतली नली। जैसे रसांकुर का यदि संरचना देखा जाए कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये आप रसांकुर की संरचना देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी क्या है, अक्षीर वाहिनियाँ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो यही सब जाल होता है, ठीक है। किसका? रुधिर और लसिका केशिकाओं का। तो पहले इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं ना। चलिए इधर देख लेते हैं। देखिए, जाल होता है रसांकुर के मध्य भाग में अक्षीर वाहिनी तथा लैक्टियल्स नामक लसिका केशिका उपस्थित होती है। इसमें से लसिका केशिकाएं वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्लों के अंतिम उत्पादों का अवशोषण रसांकुरों में उपस्थित रुधिर केशिकाओं द्वारा होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो भाग देख पा रहे हैं, ये है चूसक कोशिकाएं, जो कि क्या करती हैं, भोजन को अपने अंदर अवशोषित करती हैं। भोजन को नहीं, भोजन के जो घटक होते हैं छोटे छोटे उसको, क्योंकि पहले ये डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, भोजन। अब इसके बाद है अमीनो अम्ल व ग्लूकोज रुधिर में जाएगा इसके माध्यम से, यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए अक्षीर वाहिनियों में, अक्षीर वाहिनी ये देखो अंदर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। लसिका वाहिनी देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे क्या होगा कि भोजन के जो घटक होंगे वह इससे मिलते हुए ब्लड में धीरे धीरे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है रसांकुरों में लसिका एवं रुधिर परिसंचरण तथा विभिन्न बचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण, ठीक है। ये आपका ब्लड, आपका आंत हो गई, ठीक है। अब इसी में जा करके क्या होगा, ब्लड में वगैरह सारी चीज़ें पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं भोजन का स्वांगीकरण। तो भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है देख लेते हैं। पाचन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ, ठीक है, अत्यधिक सरल, यहाँ पे अध्ययन लिखा गया, अत्यधिक सरल तथा जल में विलेय हो जाते हैं। इस रूप में कोशिका के जीवद्रव्य में इनका विलीन होना स्वांगीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब पाचन हो जाता है तो जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं अत्यधिक सरल हो जाते हैं और जल में विलेय हो जाते हैं। तो विलेय होने की वजह से ये कोशिकाओं का जो जीवद्रव्य होता है उसमें जाके विलीन हो जाते हैं। उसी विलीन होने की क्रिया को ही स्वांगीकरण कहते हैं। यानी जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनका जो कोशिका के जीवद्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल परित्याग या बहिक्षेपण। तो इसमें क्या होता है इसे देख लेते हैं। अवशोषण के पश्चात अनेक पदार्थ शेष रह जाते हैं जिनके शरीर के अंदर रखना हानिकारक हो सकता है, अतः मानव गुदा द्वारा इनका त्याग कर दिया जाता है। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही कहलाता है मल परित्याग या बहिक्षेपण, ठीक है, जिनका कोई शरीर में आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 1.1 चैप्टर, जिसका नाम था जय प्रक्रम। हमें इसे 4 चैप्टर में बांटे थे, जिसका पहला ये चैप्टर खत्म हो गया, यानी 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा 1.2, दूसरा चैप्टर नहीं, इसी का दूसरा पार्ट होगा 1.2, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।